देखते हैं अब क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का एक मेथड है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उस समय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में देखे थे, और कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो इससे पहले अगर आप कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं अगर नहीं मालूम है, तो मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद उसमें थंबनेल लगा होगा कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा सा मतलब कि शुरू का 10 मिनट 5 मिनट जो भी होगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं। वहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उस वीडियो में जो हम लोग देखे थे, वहाँ पे देखे थे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके, जो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं क्रैमर्स रूल, उसी टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो आपको एडवांस जेई मेन और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेन एडवांस में तो पक्का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इसमें। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है वहाँ से पता कर लीजिए, और कंसिस्टेंट क्या होता है। तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाए तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सॉल्यूशन उसका नहीं मिले यानी कि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं हो तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो यूनिक हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दोनों ही केस में बोला जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तब बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इतना क्लियर हो गया होगा, जाकर देख लीजिए। उसके बाद आकर यहाँ देखिएगा, ज़्यादा नहीं, पूरा वीडियो नहीं देखना है, शुरू का 5 मिनट या 7 मिनट जो भी होगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन होगा तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सॉल्यूशन नहीं आएगा तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्रैमर्स रूल, यानी उसी टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, और क्रैमर्स रूल का एक्सप्लेनेशन ये सब देखेंगे। तो चलो देखते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही क्या है? क्रैमर्स रूल। और जनरली आप लोग के एग्जाम में जो है जेई मेन या एडवांस में 3 वेरिएबल का ही पूछता है, तो हम 3 वेरिएबल का ही देख रहे हैं। 2 वेरिएबल का हो तो भी कर सकते हैं, 4 वेरिएबल का हो तो भी कर सकते हैं। मेथड यही है। तो इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, मान लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ 3 लीनियर इक्वेशन है, एक साथ कहा जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तब अब करेंगे क्या, यह हमें लीनियर इक्वेशन इतना मालूम है तो निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, डेल्टा लिखेंगे कैसे? तो डेल्टा लिखने का तरीका है कि a1 b1 c1 मतलब x y z का कोफिशिएंट फर्स्ट रो में, फिर सेकेंड लीनियर इक्वेशन का x y z का कोफिशिएंट सेकेंड रो में, और थर्ड इक्वेशन का थर्ड रो में। तो यही हमारा आ जाएगा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा कैसे लिखना है? तो डेल्टा लिखना है a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में जो लिखा हुआ है क्या है, तो तीनों लीनियर इक्वेशन के x का कोफिशिएंट। सेकेंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, तो तीनों लीनियर इक्वेशन के y का कोफिशिएंट। और थर्ड कॉलम में क्या लिखा हुआ है डेल्टा में, तो c1 c2 c3 मतलब z का कोफिशिएंट। तो डेल्टा लिखने आ जाएगा। डेल्टा लिखने के बाद लिखिए डेल्टा x। अब डेल्टा x कैसे लिखेंगे, तो जो डेल्टा में x का कोफिशिएंट जो आप लिखे थे, तीनों इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट था a1 a2 a3, उसके जगह पे क्या करना है कि कांस्टेंट तीनों का ले लेना है। अब तीनों का जो तीनों इक्वेशन का, तीनों लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, फर्स्ट का d1, सेकंड का d2, थर्ड का d3। तो d1 d2 d3 मतलब a1 की जगह पे आ जाएगा d1, a2 की जगह पे आ जाएगा d2, और a3 की जगह पे आ जाएगा d3। और बाकी जो सेकेंड और थर्ड कॉलम जो होगा, सेकेंड कॉलम वही, थर्ड कॉलम भी वही। वही कहने का मतलब जो डेल्टा वाला है, यह कहलाएगा डेल्टा एक्स। तो एक बार फिर से समझिए डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे,
तो डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स लिखने के लिए डेल्टा में जो एक्स का कोफिशिएंट था उसके जगह पे कांस्टेंट वाला ले लेना है, बाकी दोनों एडजेटिव होगा तो यह डेल्टा एक्स कहलाएगा। डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई के लिए क्या करना है, तो डेल्टा में वाई के कोफिशिएंट के जगह पे केवल क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, बाकी दोनों वही रहेगा डेल्टा वाला है। तो देख लो वाई के कोफिशिएंट के जगह पे d1 d2 d3 है, बाकी वही डेल्टा वाला ही है, a1 a2 a3 और c1 c2 c3। और डेल्टा जेड निकालिए, डेल्टा जेड क्या होगा, तो सेम कहानी है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एडजेटिव, थर्ड कॉलम यानी जेड के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट टर्म लेंगे। तो देख लो वही दोनों डेल्टा वाला है और जेड के कोफिशिएंट के जगह पे क्या है, कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो आपको क्या क्या करना है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये चार चीज निकालना है। डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा होगा फर्स्ट कॉलम में तीनों लीनियर इक्वेशन के एक्स का कोफिशिएंट, सेकंड में वाई का कोफिशिएंट, थर्ड में जेड का कोफिशिएंट। उसके बाद डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होगा, तो डेल्टा एक्स के लिए क्या करेंगे, तो जो डेल्टा में फर्स्ट कॉलम था यानी एक्स का जो कोफिशिएंट था उसके जगह पे लीनियर इक्वेशंस का कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, बाकी दोनों वही होगा डेल्टा वाला। डेल्टा वाई की जगह पे क्या करेंगे, तो वाई की जगह पे जो वाई का कोफिशिएंट था सेकेंड कॉलम में डेल्टा में, उसके जगह पे क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा डेल्टा जैसा। डेल्टा जेड क्या होगा, तो डेल्टा जेड में जो जेड का कोफिशिएंट यानी थर्ड कॉलम था उसके जगह पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम यानी एक्स और वाई का कोफिशिएंट वही होगा डेल्टा वाला। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और डेल्टा आ जाएगा। उसके बाद क्रैमर्स रूल कहता है कि जो एक्स का वैल्यू होगा वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा होगा, वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा होगा और जेड डेल्टा जेड बाई डेल्टा होगा। ठीक है, तो डेल्टा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दे, डेल्टा निकालिए, डेल्टा एक्स निकालिए, डेल्टा वाई निकालिए, डेल्टा जेड निकालिए। क्रैमर्स रूल क्या बोल रहा है, तो क्रैमर्स रूल बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा होगा, वाई का वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा और जेड का वैल्यू डेल्टा जेड बाई डेल्टा। तो इस रूल से अगर आप लाते हैं तो इसे कहा जाता है क्रैमर्स रूल। इस रूल से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। तो चलो देखते हैं डेल्टा एक्स कितना है, तो डेल्टा एक्स है d1 d2 d3 b1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब d1 की जगह पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से d1 की जगह पे a1x प्लस b1y प्लस c1z रख सकते हैं, तो d1 की जगह पे रख दिए। उसी तरह d2 के जगह पे a2x b2y प्लस c2z और d3 के जगह पे a3x प्लस b3y प्लस c3z। मतलब डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स जो इतना था इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। कहाँ से लिखे भाई, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, d1 और d2 और d3 की जगह पर रख दिए। अब यहाँ से क्या किए कि कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टी से, जो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है। क्या किए, कॉलम 1 में सबट्रैक्ट कर दिए कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई करके और कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना किसी को भी चेंज, जो 9 नंबर प्रॉपर्टी देखे थे। तो कॉलम 1 को क्या, कॉलम 1 को चेंज करें, कैसे चेंज करें, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई करके और कॉलम थर्ड को z से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करें। तो होगा क्या, देखो इसमें y मल्टीप्लाई होकर सबट्रैक्ट होगा तो b1y कैंसिल होगा, इसमें z मल्टीप्लाई होकर सबट्रैक्ट होगा, ये वाला कैंसिल होगा, केवल क्या बचेगा a1x। उसी तरह सेकेंड कॉलम में केवल बचेगा a2x, थर्ड कॉलम में केवल बचेगा a3x। ये वाला ऑपरेशन यूज करने के बाद तो चलो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू ऑपरेशन जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ बचेगा a1x, यहाँ बचेगा a2x, यहाँ बचेगा a3x, c2 c3 तो एज इट इज है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब फर्स्ट कॉलम से एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स कॉमन आ गया फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट में एक्स है। क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 फिर c1 c2 c3। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू, देख लो यही क्या था, डेल्टा था, वही ना डेल्टा है, a1 a2 a3 वही डेल्टा है। यानी यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। तो x का वैल्यू आ गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। तो सिमिलरली
वी कैन प्रूव, इसी तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा, और z का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा z बाई डेल्टा। तो चलो एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया। तो एक बार फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, डेल्टा निकालिए, डेल्टा x निकालिए, डेल्टा y निकालिए और डेल्टा z निकालिए। और क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि x डेल्टा x बाई डेल्टा होगा, y डेल्टा y बाई डेल्टा और z डेल्टा z बाई डेल्टा। देखते हैं इस पे एग्जाम्पल, उसके बाद और क्लियर होगा। देखिए, सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। हमें क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड, कॉन्स्टेंट को उधर लेंगे 6, फिर 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, और x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -3। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना आ गया। तो यहाँ से डेल्टा लाओ, डेल्टा क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में तो 1 2 1 1 2 1, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर 1 1 1 1 1 1, फिर 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2। कैलकुलेट कर लो इसका वैल्यू, सेरेस रूल से कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना 1 इंटू 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 तो हो जाएगा, फिर 2 1 इंटू 1 इंटू -1 तो -1, फिर माइनस कितना होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 इंटू 1 इंटू -1 2 इंटू 2 इंटू 1 तो +4, 1 1 कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ से 2 + 2 4, और माइनस यहाँ 4, ये भी कैंसिल होगा, तो कितना होगा -1। तो डेल्टा का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, क्या करते हैं, यही जो अभी जस्ट पहले बताए थे कि डेल्टा लाएंगे। डेल्टा क्या होता है, तो x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 1 2 1, y का कोफिशिएंट 1 1 1, और z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में 1 -1 -2। अच्छा 1 -1 -2 है, बराबर हो गया तब तो कैलकुलेशन। तो सेल्स रूल से फिर देखते हैं कितना, 1 इंटू 1 इंटू -2 तो -2, फिर 2 इंटू 1 इंटू 1 तो +2, फिर 1 इंटू 1 इंटू -1 तो -1, फिर माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 इंटू 1 इंटू -1 -2 इंटू 2 इंटू -2 तो -4। ठीक है, -2 + 2 कैंसिल, -1 -1 फिर कैंसिल, तो कितना होगा -1 माइनस +4, यानी आ जाएगा 3। तो डेल्टा x का वैल्यू आ गया 3। कैसे सोल्व किए, सेरेस रूल से, सेरेस रूल भी बताए थे। अब डेल्टा y, डेल्टा या डेल्टा x लाओ, डेल्टा x कितना होगा, तो इस x के कोफिशिएंट के जगह पे वाला कांस्टेंट, तो x के जगह पे वाला कांस्टेंट x के कोफिशिएंट के जगह पे डेल्टा में, तो कितना 6 1 -3 यहाँ आएगा, 6 1 -3। ठीक है, 6 1 -3 यहाँ आ गया, ये वाला और ये वाला एज इट इज, 1 1 1, फिर 1 -1 -2। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा 6 इंटू 1 इंटू -2 -12, फिर प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 1 इंटू -1 यानी +3, फिर माइनस, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, अब ऐसे 1 इंटू 1 इंटू -3 फिर -1 इंटू 1 इंटू 6 तो -6, -2 इंटू 1 इंटू 1 तो -2, कितना हो जाएगा 12 और +4 तो -8, माइनस यहाँ पे कितना 6 3 9 और 2 11 तो -11, तो -8 + 11 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे +3। तो चलो डेल्टा x का वैल्यू +3 आ गया। अब डेल्टा y का वैल्यू निकालो, तो डेल्टा y के लिए क्या करेंगे, तो x y के जगह पे, y के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट है, x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट एज इट इज, तो 1 2 1, इसके जगह पे कितना 6 1 -3, 6 1 -3, 1 -1 -2, 1 -1 -2। कैलकुलेट करो वैल्यू, कितना हो जाएगा सेरेस रूल से, -2 2 इंटू -3 इंटू 1 तो -6, 1 इंटू 6 इंटू -1 -6। ठीक है,
1 इंटू 1 इंटू -2 2 इंटू -3 इंटू 1 -6 1 इंटू 6 इंटू -1 -6 माइनस। अब ऐसे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 -3 इंटू -1 इंटू +3 और -2 इंटू 2 -4 और 6 -24 12 -14 माइनस 3 1 4 तो -20 तो +20। ठीक है, लग तो रहा है ठीक है। कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा 6। तो डेल्टा वाई का वैल्यू 6 आ गया। डेल्टा जेड भी कैलकुलेट कर लो। तो डेल्टा जेड के जगह पे जेड के कोफिशिएंट की जगह पे ये वाला आएगा, ये वाला और ये वाला एज इट इज रहेगा। कितना 1 2 1 फिर 1 1 1 और यहाँ आ जाएगा 6 1 -3 6 1 -3। इसका वैल्यू कैलकुलेट करो सेरेस रूल से। 1 इंटू 1 इंटू -3 तो -3 2 इंटू 1 इंटू 6 तो 12 फिर 1 इंटू 1 इंटू 1 तो +1 माइनस 6 इंटू 1 इंटू 1 6 1 इंटू 1 इंटू 1 +1 -3 इंटू 2 तो +6 -6 ये वाला इससे कैंसिल होगा, 1 इससे कैंसिल होगा, 12 -3 कितना हो जाएगा 9। तो बाई क्रैमर्स रूल, तो बाई क्रैमर्स रूल x कितना डेल्टा x बाई डेल्टा, y कितना डेल्टा y बाई डेल्टा और z कितना डेल्टा z बाई डेल्टा। डेल्टा x कितना आया तो 3 और डेल्टा तो 3 है। डेल्टा y कितना आया 6/3 और डेल्टा z कितना 9/3 3/3 1 2 3। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया क्रैमर्स रूल से। तो उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आया होगा क्रैमर्स रूल से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेन और एडवांस में आपको यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। मेन और एडवांस में तो ऐसा पूछेगा नहीं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा और पूछेगा बोलेगा कि सेरेस रूल से इसको सॉल्व करो। ऐसा तो क्वेश्चन आने से गया, ऐसा आता भी नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे जो नेचर बताया जा रहा है इसी से क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या है समझते हैं। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ से क्या करेंगे डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड लाते हैं, जो जैसे लाते थे वैसे लाएंगे। तो क्या करते थे एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, वाई इतना और जेड इतना होता है। यहाँ से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा एक्स इंटू डेल्टा, डेल्टा वाई वाई इंटू डेल्टा और डेल्टा जेड जेड इंटू डेल्टा हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग इससे पहले भी देखे हैं। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्या है। और इससे पहले यहाँ आने से पहले आपको मालूम होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन आएगा, चाहे तो यूनिक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। अगर सॉल्यूशन आया तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सॉल्यूशन नहीं आया तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग जाकर ये सब देख चुके होंगे। तो इतना आने के बाद अब आते हैं, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आया, यानी यहाँ से जो डेल्टा निकाल रहे हैं, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई और जेड का एक एक वैल्यू आएगा, और इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंटली। और इस टाइप का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा जहाँ पे डेल्टा 0 नहीं है, उस लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी यहाँ पे एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू होगा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू अपना अलग अलग अपना आएगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर आते हैं, अगर डेल्टा 0 आ गया, अगर डेल्टा 0 नहीं आया तब तो यूनिक सॉल्यूशन, और डेल्टा 0 आ गया तब क्या करेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकालेंगे। डेल्टा एक्स 0 आ गया, डेल्टा वाई भी 0 और डेल्टा जेड भी 0 और डेल्टा भी 0, चारों 0 आ गया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, और इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट डिपेंडेंटली। इसे क्या कहेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंटली, इस टाइप के लीनियर इक्वेशन को। इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड
डिपेंड्स ऑन ईच अदर, यानी यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। अब फर्स्ट और सेकेंड को तुम देखो। फर्स्ट में क्या था कि इसको बोलते थे कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंटली। कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंटली इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, एक्स वाई जेड का एक वैल्यू आ रहा है, एक्स का एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू और जेड का एक वैल्यू आ रहा है, तो क्या कहलाएगा कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि सॉल्यूशन तो आ रहा है ना भाई, सॉल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट। यहाँ भी सॉल्यूशन आ रहा है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, तो यहाँ भी कहा जाएगा कंसिस्टेंट ही कहलाएगा, लेकिन यह कहलाएगा कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंटली, वह कहलाएगा कंसिस्टेंट डिपेंडेंटली। ठीक है। और थर्ड नंबर एंड लास्ट, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा जीरो आ गया एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा जीरो आ जाए और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कम एक भी अगर जीरो नहीं आया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं आएगा और वह कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। तो ठीक है, इतना समझ में आया। क्या करना है, सॉल्यूशन का नेचर देखना है, तो क्या करेंगे, पहले डेल्टा निकालेंगे। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं आया डायरेक्ट बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो डेल्टा का वैल्यू जीरो आ गया तब क्या करेंगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड का वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लो ये इस तीनों का भी वैल्यू जीरो आ गया तब क्या कहलाएगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन उसके पास होगा। अगर मान लो डेल्टा जीरो आ गया और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कम एक का भी वैल्यू जीरो नहीं आया तब उसे बोलेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं है। तो यहीं पे लिखे, पहले निकालना है डेल्टा। अगर डेल्टा जीरो नहीं आया तो डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन, कहानी खत्म। अगर डेल्टा जीरो आ गया तब आगे भी चेक करने का जरूरत पड़ेगा हमें। आगे चेक किए, अगर मान लो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई या डेल्टा जेड तीनों जीरो आ गया तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इन तीनों में से कम एक का भी वैल्यू जीरो नहीं आया तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ मेन एडवांस टाइप का क्वेश्चन हम अभी देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। खैर ये आसान है, याद रखिएगा इसको। देखिए कुछ क्वेश्चन कर द इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या किए, यहाँ से पहले डेल्टा निकाले। अगर डेल्टा जीरो नहीं आया तो बोल देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर डेल्टा जीरो आ गया तब तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो बस डेल्टा ही डिसाइड कर देगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो डेल्टा कितना, 548 548 2 - 3 6 2 - 3 6 7 2 - 4 7 2 - 4 सॉल्व किए सेरेस टूल से 400 आया। ठीक है, देख लेना जो सॉल्व किए हैं। सॉल्व किए 400 आया। 400 क्या है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं यानी डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं आया। तो डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं आया यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा मतलब इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, यानी हमें तो केवल पूछ रहा था क्या कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो ट्रू होगा। ठीक है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन देन, ऑप्शन दे रहा है कि लेमडा 1 नहीं होगा, लेमडा 8 होगा, म्यू 36 नहीं होगा, ऑप्शन है। तो कह रहा है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि जो डेल्टा होगा, डेल्टा कितना 1 1 2 1 2 5 1 3 1 लेमडा, इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यही ना होता है, यूनिक सॉल्यूशन है मतलब डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं होगा। इस डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट किए सरसूल से, लेमडा -8 आया, उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा यानी लेमडा का वैल्यू 8 नहीं आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए क्रैमर्स रूल पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज नो सॉल्यूशन इफ p नॉट इक्वल टू 2, q इक्वल टू 3, infinitely many solution if p equal to 2, a unique solution if p not equal to 2, q not equal to 3, and d। अच्छा डी ऑप्शन नहीं लिखे हैं, चलो डी ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं, ऑल। डी ऑप्शन, ए इतना है, बी इतना, सी, और डी में है ऑप्शन क्या कि ऑल, मतलब पूरा सही है, तीनों सही है, ए बी सी। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना है
अब क्या किए कि हमें तो क्या कर रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ऐसा होगा, इनफाइनाइट होगा तो ऐसा होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो कुछ ऐसा होगा, ये सब पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या किए, डेल्टा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई डेल्टा जेड कैलकुलेट किए। तब उसके बाद आकर ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो तो डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा 211 P21 6Q3, ठीक है। तो डेल्टा इतना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा क्या किए कि R1 को चेंज कर दी, R1 माइनस 2R3, R1 में से R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0, तो इधर ज़्यादा 0 आ जाएगा, उसके लिए हम एक्सपेंड कर देंगे। तो वही किए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा P-2, यहाँ भी हो जाएगा 0, तो 0 P-2 0, R2 R3 एज इट इज। अब क्या किए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड किए तो इसके कारण 0, इसके कारण आएंगे तो इसका साइन ऑपोजिशन माइनस होता है, तो माइनस इंटू P-2, ये वाला और ये वाला डिलीट होगा, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस क्यू, और माइनस पहले से मल्टीप्लाई है, बना देगा Q-3, यानी डेल्टा इतना है, ठीक है। यानी डेल्टा इतना आ गया डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या होगा, तो यहाँ एक्स के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट आएगा, तो 8P4 C2C3 एज इट इज, C2C3 एज इट इज। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 0 और यहाँ 0 लाने के लिए वही R1 को चेंज किया, R1 माइनस 2R3, तो यहाँ 0 P-2 0, बाकी एज इट इज। फिर इसके लॉन्ग एक्सपेंड करके सॉल्व, मतलब इसको सिंप्लीफाई किए, सॉल्व किए, तो कितना आया P-2 इंटू 4Q-15। चलो डेल्टा एक्स इतना आ गया। अब डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई में क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा, ये वाला 211, ये वाला इतना एज इट इज, यहाँ आ गया 854 कांस्टेंट। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि R1 जो है R3 का डबल है, इसका डबल 283, यानी R1 2R3 के बराबर है, यानी कि R1 जो है वो प्रोपोर्शनल है R3 के। तो R1 जब दो रो या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल होता है तो वैल्यू 0, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई का वैल्यू आ गया 0। अब डेल्टा जेड निकालें, डेल्टा जेड कितना, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ चला आएगा, यहाँ से R1 माइनस 2R3 के यहाँ हो जाएगा 0, P-2 0, फिर इसी के लॉन्ग एक्सपेंड किए, सिंप्लीफाई किए, इतना है, तो डेल्टा जेड भी आ गया, ठीक है। ये सब तो डेल्टा एक्स कितना, इतना आया, डेल्टा वाई कितना 0 आया, सॉरी डेल्टा इतना, डेल्टा एक्स इतना, डेल्टा वाई 0 और डेल्टा जेड इतना आया। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि नो सॉल्यूशन इफ P नॉट इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 3। तो आपको मालूम है कि अगर सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होना है, तो डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए, और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कोई एक 0 नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि क्या, अगर ऐसा होगा तो डेल्टा 0 हो जाएगा, और बाकी तीनों में से यानी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कम कोई एक 0 नहीं होगा। चेक करते हैं, P2 नहीं है, Q लेकिन 3 है, तो चलो डेल्टा से चेक करने हैं। P2 नहीं है तो ये तो 0 नहीं होगा, लेकिन Q3 हो गया। जैसे ही Q3 हुआ तो डेल्टा 0 बना लिया, ठीक है, डेल्टा 0 बना लिया। और P2 नहीं है, तो P2 नहीं है तो ये वाला तो 0 नहीं हुआ, और ये वाला भी 0 नहीं होगा, क्योंकि Q3 है, Q3 होने पे 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि जब P2 लेंगे और Q3 नहीं लेंगे तो P जब 2 नहीं लेंगे और Q3 लेंगे तो डेल्टा 0 हो जाएगा, लेकिन डेल्टा एक्स 0 नहीं होगा। देखो डेल्टा एक्स 0 नहीं हुआ, तो डेल्टा 0 हो गया और डेल्टा एक्स ही मिल गया कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक। अब ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए सही बोल रहा है। ऑप्शन बी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में P इक्वल टू 2, कह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा अगर P का वैल्यू 2 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, डेल्टा भी 0, डेल्टा एक्स भी 0, डेल्टा वाई भी 0 और डेल्टा जेड भी 0। तो चलो P का वैल्यू जैसे ही 2 लेंगे, P का वैल्यू 2 लिए, डेल्टा 0, फिर 2 लेते ही डेल्टा एक्स भी 0, डेल्टा वाई बेचारा पहले से 0, और P2 लेने से डेल्टा जेड भी 0, यानी P जैसे ही 2 के बराबर लेंगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सब 0,
यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन इफ पी नॉट इक्वल टू 2 और क्यू नॉट इक्वल टू 3। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा 0 नहीं हो। तो देखो पी अगर 2 नहीं लेंगे, क्यू अगर 3 नहीं लेंगे, तो डेल्टा तो 0 होगा ही नहीं। तो डेल्टा 0 नहीं हुआ यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन सी भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, छाप लीजिए। आगे बात करते हैं होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे भी क्वेश्चन आता है, मेन एडवांस में इंपॉर्टेंट है इसका नेचर, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा, जैसे क्रैमर्स रूल में देखे थे। तो पहले यही जान लेते हैं कि होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर दिस, मान लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इफ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0, then system of linear equation is called homogeneous system of linear equation। homogeneous system of linear equation कहने का मतलब, अगर यहाँ पे 3 इक्वेशन है, मतलब कि 3 लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, 2 लीनियर इक्वेशन भी ले सकते हैं, 4 लीनियर इक्वेशन भी ले सकते हैं। खैर 3 वाला पूछता है, इसलिए 3 वाला एग्जाम्पल लेकर हम देख रहे हैं। तो अगर तीनों लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, तीनों का कांस्टेंट टर्म अगर 0 आ गया, तो बोला जाएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सेकेंड नंबर, इफ एट लीस्ट वन ऑफ d1 और d2 और d3 नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। और d1 d2 और d3 इन तीनों में से कम एक का भी वैल्यू 0 नहीं आया, तो कहलाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक बार फिर से समझते हैं, होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना पड़ेगा, तीनों का कांस्टेंट टर्म, यानी जितना भी होगा लीनियर इक्वेशन, 3 हो 2 हो 4 हो जो भी हो, तो जितना भी लीनियर इक्वेशन होगा उन सारे का कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। और उनमें से कम एक का भी कांस्टेंट टर्म 0 नहीं आया, तो कहलाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों जो इक्वेशन लिए हैं हम, इन तीनों में जो है कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, यानी कांस्टेंट टर्म 0 है। तो यह क्या होगा, यह होगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो भले ही देखने में RHS में 0 लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी इसका कांस्टेंट टर्म 3 है, इसका कांस्टेंट टर्म 0 है और इसका कांस्टेंट टर्म 1 है। तो यहाँ दो कांस्टेंट टर्म हो गया, कुछ ना कुछ आ गया, तो यह क्या होगा, तो यह होगा नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस तो पहचान सकते हैं। होमोजीनियस के लिए जितना भी लीनियर इक्वेशन होगा सभी का कांस्टेंट टर्म 0, और नॉन होमोजीनियस के लिए कम से कम एक का भी 0 नहीं आया तो कहलाएगा नॉन होमोजीनियस। अब देखते हैं इसका नेचर, जहां से आता है क्वेश्चन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना। अब यहाँ सब जगह हम कांस्टेंट टर्म को 0 बना कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि होमोजीनियस होगा तो ये सब 0 होगा। तो चलो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना है। अब डेल्टा निकाले, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, जैसे हम लोग क्रैमर्स रूल में निकालते थे। तो डेल्टा कितना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कांस्टेंट टर्म तो सबका 0 है, तो डेल्टा एक्स के लिए यहाँ 0, बाकी दोनों जैसे डेल्टा में था। अब फर्स्ट कॉलम 0 हो गया तो डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया। सिमिलरली डेल्टा वाई जब लिखने जाएंगे तो यहाँ तीनों जगह 0 आ जाएगा, तो डेल्टा वाई भी 0 आ जाएगा और डेल्टा जेड भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि डेल्टा निकाले और होमोजीनियस में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड पक्का 0 होगा। क्यों पक्का 0 होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि डेल्टा एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा तो भी 0, डेल्टा वाई में यहाँ पे तीनों जगह 0 रहेगा तो भी 0, और डेल्टा जेड यहाँ पे 0 आ जाएगा सभी जगह तो भी 0। मतलब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड हमेशा 0 ही मिलेगा। डेल्टा 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो
एक्स कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा, और जेड डेल्टा जेड बाई डेल्टा। अब यहीं से समझो, अगर मान लो डेल, तो फर्स्ट नंबर पहले देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या बोला है कि होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा, हमेशा इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। इनमें इसमें इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन का कोई बात ही नहीं रहता, यानी इसमें या तो एक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, लेकिन सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अब तो ऊपर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये तो जीरो है ही। अब डेल्टा मान लो, डेल्टा अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ, अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो एक्स वाई और जेड तीनों का न्यूमरेटर तो पक्का जीरो है, वो तो पहले से ही जीरो है होमोजीनियस के लिए। तो एक्स वाई जेड का न्यूमरेटर जीरो है और डेल्टा जीरो नहीं होने के कारण डिनोमिनेटर जीरो नहीं आया, यानी कि एक्स का भी वैल्यू जीरो, वाई का भी वैल्यू जीरो और जेड का भी वैल्यू जीरो, यानी एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन कब, जब डेल्टा जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो एक्स का भी वैल्यू जीरो आएगा, वाई का भी वैल्यू जीरो आएगा, जेड का भी वैल्यू जीरो आएगा। अगर मान लेते हैं डेल्टा भी जीरो आ गया, अगर डेल्टा भी जीरो आ गया तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जीरो बाई जीरो, यहाँ भी जीरो बाई जीरो, यहाँ भी जीरो बाई जीरो। और आपको मालूम है कि जब भी जीरो बाई जीरो टाइप आएगा यानी उसका इनफाइनाइट वैल्यू आता है, इसका मतलब एक्स वाई और जेड का इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। इनफाइनाइट वैल्यू मतलब जीरो भी होगा और जीरो के अलावा भी होगा। तो वही है हमारा सेकेंड और थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है कि अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ, तो डेल्टा जीरो नहीं होगा तो होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन है ट्रिवियल और जीरो सॉल्यूशन। दैट ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलो या जीरो सॉल्यूशन बोलो। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कि वही जीरो सॉल्यूशन ही, तो कहीं बोल दे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन या बोल दे जीरो सॉल्यूशन, बात एक ही है। ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन करने का मतलब एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जीरो होगा और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स का वाई का जेड का एक वैल्यू आएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड नंबर, अगर मान लो डेल्टा जीरो हो गया तो होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आर अदर देन जीरो ऑल्सो, मतलब एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू होगा वो जीरो के अलावा भी कुछ हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो क्या था कि अगर डेल्टा जीरो आ गया तब तो नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और डेल्टा जीरो नहीं आया तो ट्रिवियल या जीरो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू जीरो होगा। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी में देख लेते हैं होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन क्या है। तो होमोजीनियस के लिए सभी लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा और नॉन होमोजीनियस में कम से कम एक का अगर जीरो नहीं हुआ तो कहलाएगा नॉन होमोजीनियस। और नेचर में क्या है, तो नेचर जब निकालने गए तो डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड देखे तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तो हमेशा जीरो होगा, किसका, होमोजीनियस का, यानी होमोजीनियस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर डेल्टा जीरो नहीं होगा, डेल्टा जीरो नहीं होगा तो एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू एग्जैक्ट जीरो आएगा और केवल जीरो वैल्यू ही रहेगा, तो कहलाएगा ट्रिवियल या जीरो सॉल्यूशन। अगर डेल्टा जीरो आ गया तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेगा और तब कहलाएगा नॉन जीरो और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अगर मान लो तीन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दे दे और कहे कि इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन करने का मतलब उसका डेल्टा जीरो है, ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी डेल्टा जीरो नहीं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आसान है ये सब। देखिए क्वेश्चन कह रहे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन देन, ऑप्शन दिया गया कि के क्या होगा। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होता है, तो यहाँ देख सकते हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है कि यह तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन
या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो क्या बोलते हैं, डेल्टा का वैल्यू 0, डेल्टा कितना, तो 1 माइनस के माइनस 1, 1 माइनस के माइनस 1, 1 माइनस के माइनस 1, के माइनस 1 माइनस 1, के माइनस 1 फिर माइनस 1, 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके के निकाल देना है, कर लो सॉल्व। चलो R1 को चेंज कर दो, R1 माइनस R3, R1 में से R3 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 0, यहाँ जाएगा माइनस के माइनस 1, ठीक है, माइनस के माइनस 1, तो ऐसे लिख दो माइनस ऑफ के प्लस 1, फिर यहाँ पे 0, फिर ये वाला के माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। बस इसी को सॉल्व करना है। इसके लॉन्ग एक्सपेंड किए तो इसके कारण 0, इसके कारण आएंगे तो इसका साइन ऑफ पोजिशन माइनस इंटू ये वाला एलिमेंट के प्लस 1 इंटू ए वाला और ये वाला डिलीट होगा, तो माइनस के प्लस 1, तो माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से इसको 0 करेंगे के का वैल्यू माइनस 1, इसको 0 करेंगे के का वैल्यू 1, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो आसान लगा ये सब। एक और देख लेते हैं लास्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल इन 3 लीनियर इक्वेशन। देखो कह रहा है कि 3 लीनियर इक्वेशन होगा, उसमें 2 वेरिएबल होगा, 3 लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल, और उस लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट होने का क्या कंडीशन होगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर दिस, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना लीनियर इक्वेशन है, 3 लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल कितना है, 2 ही वेरिएबल है x और y। इससे पहले देखते थे 3 लीनियर इक्वेशन तो 3 वेरिएबल होता था, अभी एक स्पेशल टाइप का है, इसमें 3 लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, आर कंसिस्टेंट इफ डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 कहने का मतलब a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये वाला, और a3 b3 c3, इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो यह क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। अच्छा, यहाँ डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं लिखे, क्योंकि डेल्टा में डेल्टा इक्वल टू 0 लिखते थे, या डेल्टा कब लिखते थे, तो जब 3 लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल होता था। यहाँ कैपिटल डी इक्वल टू 0 लिखे, मतलब कि अगर कैपिटल डी इक्वल टू 0, थोड़ा अलग से याद भी रहेगा दिमाग में कि कैपिटल डी इक्वल टू 0 कब होगा, तो जब 3 लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाए, तो कैपिटल डी इक्वल टू 0। और डी लिखना कैसे है, तो जैसे डेल्टा लिखते थे वैसे ही डी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेल्टा के तरह ही डी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा न लिखकर यहाँ स्पेशल नाम हम यहाँ पे क्या दिए, कैपिटल डी दिए। मन है तो सलमान खान भी दे दो, बस डेल्टा नहीं देंगे, कहीं कंफ्यूज कर जाएंगे तब वहाँ के डेल्टा और यहाँ के डेल्टा से। तो ये वाला भी समझ में आ गया कि अगर 3 लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो और उसको कंसिस्टेंट होना है तो डी 0 होना चाहिए। अब डी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ है, करेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फ्लोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन दिया गया है, कंसिस्टेंट है, इक्वेशन ये वाला दिया गया है, कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट होगा तो के का वैल्यू बताओ। तो सॉल्यूशन आप क्या बोलोगे कंसिस्टेंट है, डी इक्वल टू 0, डी कितना 1 1 माइनस 3, 1 1 माइनस 3, यहाँ से कितना 1 प्लस के, यहाँ कितना 2 प्लस के माइनस 8, फिर 1 माइनस ऑफ 1 प्लस के, फिर कितना 2 प्लस के, इसका वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करो तुम, इसको सॉल्व करके के का वैल्यू बता दो, जो के का वैल्यू होगा वही आंसर होगा जिसके लिए यह लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। तो आपको समझ में आया, क्या क्या देखे आज, क्रैमर्स रूल देखे, उसका नेचर देखे, होमोजीनियस इक्वेशन देखे, उसका नेचर देखे, और 3 इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो उस लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट होने का क्या कंडीशन होगा वो भी देखे। तो ये जो देखे हैं उसे पक्का एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा मेन और एडवांस में, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये स्पेशली बोर्ड के लिए नहीं था, ये स्पेशली मेन और एडवांस के लिए देखे थे। अच्छा।